लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? कहाँ तक पढ़े थे? सबकी तरफ से इतना डिस्टरबेंस क्यों आता है? तुम लोग शांति से नहीं बैठ के पढ़ रहे होते हो? कहाँ होते हो? करिए तो सब लोग। बस 2 लोगों ने किया, बाकी लोग सब लोग ऑन करिए कैमरा। रोल नंबर 8, 20, 35, 7, 24। उसके बाद बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। सो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कर्वेचर और कर्वेचर पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ बनाए थे, यही था ना? हम्म। तो कर्वेचर में हम लोगों ने कितना कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे जो पूरे कर्वेचर में हमें पढ़ना होता है, मैंने बताया था। शॉर्ट रिव्यू दे दीजिए ना कर्वेचर का। क्या कर्वेचर का? नोट्स? शॉर्ट रिव्यू मैम। शॉर्ट रिव्यू, अच्छा ठीक है। देखो, कर्वेचर में हमें जो पॉइंट्स पढ़ना था वो था कर्वेचर। ये तो कर्वेचर को डिफाइन करना है। देन था कर्वेचर आप निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो कर्वेचर वही पॉइंट हो गया। कर्वेचर पढ़ना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, सर्कल ऑफ कर्वेचर पढ़ना है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना था। ये 4 टर्म हमें पढ़ना है पूरे कर्वेचर में, ठीक है? जिसमें हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ कर्वेचर को डिफाइन करना और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना पड़ा था। जिसमें देखिए, अगर आपके पास टर्म था, जो एक टर्म हम लोगों ने को डिफाइन किया था, ठीक है, और एक टर्म रो डिफाइन किया था। तो कप्पा और रो, कप्पा को हम कह रहे थे कर्वेचर और रो जो था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है? कप्पा कप्पा और रो। कप्पा और रो। तो कप्पा में आप डिफाइन कर रहे थे डी साई बाई डी एस। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है ये सॉल्व करके जो भी आता है दैट इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है? और एक रो टर्म था, दैट रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा। ये रिलेशन हमें पता है और मैंने इसको थियोरेटिकली बताया ही था जिसका कर्वेचर ज्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और जिसका कर्वेचर कम होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। मतलब कर्वेचर ज्यादा है अगर, तो कर्वेचर ज्यादा है मतलब ज्यादा कर्व मुड़ा हुआ है तो सर्कल छोटा हो जाएगा। और अगर कर्वेचर कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है? कर्वेचर ज्यादा मतलब, कर्वेचर कहने का मतलब है किस इंटेंसिटी, अगर बोला जाए एकदम शुद्ध हिंदी, तो किसी भी कर्व के मुड़ने की जो तीव्रता होती है एट पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम बोलते हैं कर्वेचर। या फिर इंग्लिश में बोलते तो द इंटेंसिटी ऑफ कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट को आप बोल रहे हैं कर्वेचर। किसी भी पॉइंट पे, एक मिनट, ठीक है? तो ये कर्वेचर था। अब जितना ज्यादा टर्न करने वाला होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा टर्न करने वाला होगा। जब ज्यादा टर्न करने वाला होगा तो सर्किल छोटा हो जाएगा और कम टर्न करने वाला होगा तो सर्किल बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 टर्म हमने पढ़ा था और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाए थे जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना होता था या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर और हमें कर्वेचर एट पॉइंट निकालना था, ठीक है? अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था, ये दोनों ऐसे डिफाइन करते हैं और उसमें हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए रो का फॉर्मूला था,
किसी को याद है क्या था रो का फॉर्मूला? दैट इज 1 प्लस y1 divided by this y1 square, this to the power divide 2 y by 2. ये y2, ठीक है। ये हमारा जो था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था। अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी कैलकुलेट कर लेगा तो हमको पता है कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई रो। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो कुछ चीज हमेशा दिमाग में रखिए। जब आपके पास, आपको पता है कप्पा सॉल्व करना होता है, तो आपके पास फॉर्म होता है tan के फॉर्म में, मतलब आप डी साई निकालते हैं और डी एस निकालते हैं, तब सॉल्व होता है। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले कप्पा निकाल लो फिर रो निकाल लेना। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो पहले रो निकाल लो फिर कप्पा निकालना, ठीक है। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल नहीं है ना। क्वेश्चन एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, साई के फॉर्म में, साई क्या है, एंगल है, एंगल के फॉर्म में दिया है तो पहले कप्पा कैलकुलेट कर लो फिर रो निकाल लेना। और अगर फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है सिंपली y इज इक्वल टू एफ एक्स के फंक्शन में, तो आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर फंक्शन ऐसा दिया हुआ है देन आपको डायरेक्टली ये टर्म निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा, तो रो निकाल लेना फिर कप्पा निकाल लो, ठीक है। और इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। आई थिंक पैराबोला का कर्वेचर निकाला था हम लोगों ने, पैराबोला का कर्वेचर है ना। तो इसी पे बेस्ड कुछ, अब देखो कभी कभी होता है क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, मैंने कहा था पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे देता है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में क्या होगा, जैसे देखो हमारे पास जो टर्म होता है जनरली वो x और y के टर्म में है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहीं से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको किस तरह का मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है और किस तरह से आपको डील करना है। तो x जो टर्म है, मान लो आप तो इमेजिन करके चले थे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और अगर यहाँ से हम चले तब हमें ये जो डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एट पॉइंट, कर्वेचर एट पॉइंट, सो पॉइंट जो मिलता है वो डी बाई बाई डी एक्स के टर्म में मिल जाता है। बट कभी कभी आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं मिला। मान लो आपको लिख रहा है x का वैल्यू है दैट इज a cos t। अब a cos t क्या है, x कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में है, ऐसा y को लिखा जा सकता है a sin t, बताओ। यस मैम, इससे तो लिख ही सकते हैं मैम। जब ये हम लिख सकते हैं, अब बताओ तुमको इन दोनों फंक्शन में हमें x और y t के टर्म में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, तो क्या इसको dy बाई dx निकालोगे तो निकल जाएगा डायरेक्टली ये? नहीं निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकलेगा, बिकॉज अब जब डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 0। अब यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे चेक कर लें, लाइक x इज इक्वल टू a sin t, ठीक है, x इज इक्वल टू a sin t और y इज इक्वल टू मान लो है b a sin, सॉरी x इज इक्वल टू cos होगा ना, सॉरी दिस इज cos sin t और b इज इक्वल टू sin t, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से चाहो तो dy बाई dt निकाल सकते हो, ये बताओ, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना तो मुश्किल नहीं है, तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यस मैम। इसी तरह हम dx बाई dt निकाल सकते हैं। यस मैम। अब हमें अगर dy बाई dx निकालना है तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, dy बाई dt into dx by डिवाइडेड by dx कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इक्वेशन आपको मिल जाएगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा। तो आपको इसे दिमाग में रखना है, अगर x इज इक्वल टू ये टर्म, y इज इक्वल टू ये टर्म दिया है तो आपको dy बाई dt dx बाई dt कैलकुलेट करना है और फिर इस रेशियो में सॉल्व करके फिर हमें dy बाई dx जो यहाँ से मिलेगा वो टर्म यहाँ यूज करना है, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है और अल्टीमेटली इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है, क्लियर है ये।
अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो, सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोगों ने इसे बनाया है, बट कोई एक सिंपल एग्जाम्पल कि दिमाग में आ जाए थोड़ा ज़्यादा आसानी से। देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोल दिया है, उसके बाद और भी कुछ करना है, बाद में हम देखेंगे क्या करना है। पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोल रहा है और हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक पैराबोला का हमने किया था, ये किया हुआ है, तो कुछ और देख लो टी वाले टर्म से। चलो, अच्छा पहले यहाँ कंफर्म हो जाते हैं। अब देखो, जब भी सिंपल टर्म दिया है तो यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पहला वाला पोर्शन का क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे एग्जैक्टली उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 4ax। देखो, x और y के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और x और y के टर्म में इंफॉर्मेशन है, तो dy बाई डी एक्स निकालना इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। y dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करके जैसे सॉल्व करना है कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप था उसमें क्या होता है, मैंने जो चेंज करके बताया वो टर्म आएगा। जो चेंज करके टर्म आएगा उसमें देखो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर दिया है डायरेक्टली, पैरामीट्रिक फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। क्या होता है इस केस में, द इक्वेशन ऑफ कर्व x इज इक्वल टू एफ टी, जो भी फंक्शन है मैंने अभी जस्ट लिखा था a cos t, तो a cos t वाला जो फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ t। y sin t लिखा था इसको a sin t, तो gt है वो फंक्शन किसका है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ t। अब हमें फंक्शन x और y के टर्म में नहीं मिल रहा है, t के टर्म में मिला है, और t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। जो मैंने अभी जस्ट लिखा था लिखा जा सकता है ना। Yes, ma'am. जब Yes, इसमें ma'am. करेंगे तो इसी टर्म को dy बाई डी टी को क्या g डैश टी लिख सकते हैं, इस टर्म का डिफरेंशिएशन, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन f डैश टी, इसको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इक्वेशन जो है फॉर्मूला का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 और डी बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वही टर्म चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म तो हमें मिल गया जो फॉर्मूला में चाहिए था, फॉर्मूला हमारे पास ये है, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। डेल स्क्वायर दूसरा डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया गया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इसको लिख सकते हैं, और यही टर्म बस लिखा हुआ है जो डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हो, उसको पता है आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फिर लिखेंगे, तो आप यही चीज़ बस यहाँ लिखा हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। इसको करने के बाद अब हमें जब इससे सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स में, क्या किया है, यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये सब लिखने का सिर्फ तरीका है। डी वाई बाई डी एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या किया है, डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा, जब रिजल्ट में लगाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो t के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करें तो हम इस फंक्शन को ऐसे भी थियोरेटिकली लिख सकते हैं। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ये जरूरत नहीं है कि इसी फॉर्म में मिले हमें, लेकिन रिजल्ट ऐसा ही कुछ आएगा क्योंकि हम फंक्शन ट्रांसफॉर्म करके ला रहे हैं। तो हम थियोरेटिकल टर्म जो लिखेंगे वो इस ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं कि ताकि कोई गलती होने का चांसेस खत्म हो जाए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स भी आप जो निकाल रहे हैं वो फंक्शन किस फॉर्म के फॉर्म में मिलेगा, टी के फॉर्म में मिलेगा, ना कि एक्स और वाई के फॉर्म में मिलेगा, तो इसीलिए टी का टर्म इन्वॉल्व रहेगा। इसको क्या किया, u और v पे ब्रेक कर लो, तो देखो एफ टी v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी, यू बाई वी पे ब्रेक कर लिया, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और ये टर्म डी टी बाई डी एक्स को 1 बाई डी एक्स बाई डी टी में लिखा जा सकता है, तो डी एक्स बाई डी टी 1 बाई एफ डैश टी है,
सो ये सारा टर्म लिख दिया। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला, और अब इस फॉर्मूला के हेल्प से इसी फॉर्मूला को हमें क्या करना है, इस फॉर्म में अरेंज कर देना है। जो टर्म यहाँ से आया है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये टर्म यहाँ है, और जो न्यूमरेटर में जो टर्म आया है ये वाला, वो हमें 1 प्लस इतना करके लिख देना। तो यहाँ क्या किया है, जो नोटेशन दिया गया है एफ डैश टी को एक्स डैश का नोटेशन, जी टी को जी डैश टी को वाई डैश का नोटेशन, सिंपली एक नोटेशन डाल दिया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में जो डालेंगे वो रहेगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स टर्म था, इसको आप जी डैश बाई एफ डैश टी लिखोगे, और जी डैश एफ डैश टी को क्या एक्स डैश और वाई डैश मान लिया, तो वाई डैश बाई एक्स डैश। आप डायरेक्टली वो भी टर्म लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे क्या कर दिया है ना, इस फॉर्म में रख के फॉर्मूला को एक सिंपल फॉर्म में लाया गया है, सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया है। सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो फॉर्मूला याद रखना आपको आसान हो जाएगा। और ये भी ट्रिकी वे में किया गया है, जैसे देखो y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव y1 जो आप लिखते थे दैट इज y डैश, सेकेंड डेरिवेटिव x डैश dy को लिखा है y डैश, dx को लिखा है x डैश, dy बाई dx को सिंपली जो टर्म है वो लिखा हुआ है। डेल स्क्वायर ये वाला टर्म देखो, एफ डैश को क्या लिखा है एक्स डैश, जी डैश को जी डबल डैश को क्या लिखा है वाई डबल डैश, माइनस जी डैश को वाई डैश एक्स डबल डैश, और ये टर्म जो है एफ टी है तो दैट इज एक्स डैश का स्क्वायर, और एक्स डैश यहाँ से आया है तो वो क्यूब हो जाएगा। सारे वैल्यूज को जब इस पे अरेंज कर दे रहा है तो इक्वेशन जो हमें याद रखना है, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में इस्तेमाल होगा, दैट इज एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स डैश माइनस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। यहाँ पे एक्स डैश ध्यान रखना, एक्स डैश जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एक्स का, उसका स्क्वायर, वाई डैश जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है वाई का स्क्वायर, एक्स डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव, माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके अगर आपके पास इक्वेशन साइन टी कॉस टी के टर्म में दे पैरामीट्रिक फॉर्मूला, तब ये फॉर्म यूज करना है। और ये फॉर्म मैक्सिमम केसेस में ये फॉर्म यूज होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होगा ना, आपको डायरेक्टली y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि एंगल के टर्म में देगा। दो ही टर्म में इंफॉर्मेशन यहाँ देगा, या तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में दे, या तो y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t दे दे, कुछ भी दूसरा टर्म दे सकता है। तो जब भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे आप, तो आपके पास यही दो फॉर्मूला है, या तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, या तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब फंक्शन किसी और फॉर्म में हो और डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स ना मिले, और डायरेक्टली अगर डी वाई बाई डी एक्स मिलता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है क्या करना है क्वेश्चन में, बताओ। यस मैम। आप चाहो तो पहला फॉर्मूला भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल के फिर उसका इस्तेमाल करके फिर वैसे करना है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं सारा उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सबसे आसान यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉइंट दे दिया ए कॉस टी बी साइन टी, अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल लिया था व्हाइट बोर्ड पे। एलिप्स का इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन हमारे पास है, अब इसी फॉर्म में दिया है, x का वैल्यू दे दिया है इसके टर्म में, y का वैल्यू इसके टर्म में। अब निकालोगे जब भी आप कैलकुलेट करोगे, x को डिफरेंशिएट करना है, x का वैल्यू a cos t, y का वैल्यू b sin t है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करो a cos t को, a तो कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन t, तो माइनस a sin t dx by dt हो गया, dy by dt निकालो, जब b कांस्टेंट sin t का डिफरेंशिएशन cos t, तो b cos t। सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम देखें तो इसी चीज का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ऑलरेडी x का डेरिवेटिव हो चुका है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
नहीं होने वाला आपको। सेकेंड डेरिवेटिव सी में माइनस ए ऑलरेडी है, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, खत्म। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म का देखो माइनस बी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, बी ऑलरेडी था तो बी माइनस साइन। डायरेक्टली क्या किया है, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लिया जो आपने भी जस्ट देखा था। x dash means first derivative means this term a sin t minus a sin t का स्क्वायर। बताओ a स्क्वायर sin स्क्वायर t आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ दैट, टेल मी। यस मैम। इसी तरह दूसरा टर्म x डैश की जगह देखो क्या है, y डैश का स्क्वायर, y डैश ये था, y डैश का स्क्वायर t, सिंपल। थर्ड टर्म में आ जाइए, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x डैश का मतलब ये, और y डैश मतलब ये, ठीक है। तो a इंटू बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी और साइन स्क्वायर टी, साइन टी साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे ए बी साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ ले लिया, देन y डैश देखो क्या है, ये टर्म, और x डबल डैश क्या है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी कॉस स्क्वायर टी, और माइनस में ऑलरेडी माइनस यहाँ था, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये टर्म, ये जो आ गया है दैट इज द क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस इलिप्स, और रिजल्ट आपको किसमें मिला है, एंगल के टर्म में, ठीक है। आसान है ना, बताओ। फॉर्मूला भेजना, क्या फॉर्मूला लेंदी है, भेजना। प्रैक्टिस करिएगा तो फिर याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, तो ये टर्म हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब भी देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे दो ही केस में पूछा जाएगा, या तो कर्व का डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स, या तो इस फॉर्म में दिया जाए, इन दोनों फॉर्म में। इसमें देखो इस इक्वेशन का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इस इक्वेशन का हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे यूज इलिप्स का फॉर्म, ये यूज आगे हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, इस टर्म में कहीं किया है, बताइए। एक्स के सॉल्व किया है, इसका सॉल्व किया है, ये टर्म कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें इस फंक्शन को यूज करना होता तो ये पॉइंट अगर गिवन नहीं होता तो हम इसके बेसिस पे भी निकाल लेते, ठीक है। नहीं दिया था तो हाँ, नहीं दिया रहता तो पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दिया रहता, पॉइंट ये नहीं दिया रहता, ये पॉइंट दिया हुआ है ना, तो कर्वेचर कब निकाल रहे हैं, कर्वेचर किसी पॉइंट पे निकाला जाता है, मैंने ये भी बताया है, जैसे टेंजेंट आप किसी पॉइंट पे निकालते हैं, कर्वेचर भी उसी पॉइंट पे निकालते हैं। क्यों, क्योंकि देखो कर्वेचर में मैंने आपको बताया था, जो कर्व होता है, ये कर्व अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता है, ये कर्व। अब बताओ यहाँ जो सर्किल बनाओगे, ऑब्वियसली ये सर्किल अलग होगा, और ये सर्किल जो है बनाओगे और छोटा बनेगा, यहाँ अलग अलग इंटेंसिटी टर्न करने पे अलग होगा, इसका इंटेंसिटी अलग होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम सर्कल बनाए तो ये ज्यादा बड़ा सर्कल बनने वाला है, तो हर जगह इंटेंसिटी ऑफ कर्वेचर जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए कर्वेचर हर जगह बदलेगा। तो कर्वेचर किसी पॉइंट पे ही निकाला जाता है, और हर पॉइंट का कर्वेचर अलग होता है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कर्वेचर सेम है तो समझ लो वो कर्वेचर जिसका भी होगा वो हमेशा एक सर्कल होगा, क्योंकि सर्किल ही ऐसा कर्व है जिसपे हर पॉइंट पे कर्वेचर सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ सर्किल ही ऐसा कर्व है जिसका कर्वेचर एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट होता है। इसके सिवा जितने भी कर्व मिलेंगे वो हमेशा उसका कर्वेचर जो होगा एट एवरी पॉइंट दैट इज डिफरेंट, ठीक है। एकदम दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, सिर्फ सर्कल ही है जिसका कर्वेचर इक्वल होता है एट एवरी पॉइंट। अगर क्वेश्चन में कभी दिया हुआ हो देयर इज अ कर्व, द कर्वेचर या फिर इंटेंसिटी ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन हमेशा दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए दैट इज अ सर्कल, वो सर्कल ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
अब देखिए इसी तरह से एलिप्स में इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दिया है, इस इक्वेशन में दे दिया इन द एलिप्स, आपको ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, रो है, पी क्यूब है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बट पी जो टर्म है दैट पी, ये पी वाला क्यूब वाला टर्म दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सेंट्रल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब कहो तो नॉर्मल है। अब ये रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सेम टर्म है तो प्रूफ कर चुके हो, तो रो आपको पता है मोरलेस। अब इसी चीज को आपको यूज करना है इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने में, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने में। अब ये प्रूफ करने का कंडीशन कब आता है, जब सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तभी हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ करना तो क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इलिप्स ले रहे हैं और जो पॉइंट्स है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू इतना, तो इस इलिप्स के लिए रो का वैल्यू ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉइंट अगर हमें cos t b sin t लें तब। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर दिया जो हमारे पास था, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, टेंजेंट का इक्वेशन याद है किसी को, कैसे निकालते हैं एलिप्स के केस में, याद नहीं होगा, टेंजेंट पढ़ा था इलिप्स के केस में। इलिप्स के केस में टेंजेंट का जो फॉर्मूला है ना वो x जो पॉइंट है इनटू दैट y b इंटू पॉइंट ऑफ दैट, मतलब जो पॉइंट है वो y b स्क्वायर a स्क्वायर, यही वाला टर्म होता है। ये टेंजेंट बनेगा कभी भी, अगर टेंजेंट बनता है किसी इलिप्स पे तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है x a cos t a स्क्वायर प्लस y b sin t y a b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए कैंसिल दिख रहा होगा, बी भी कैंसिल, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया टेंजेंट का। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का, कुछ ऐसा हमें मिलेगा तब हमें रिलेशन प्रूव करना है। तो अब देखो हमारे पास टेंजेंट का डायरेक्ट इक्वेशन तो दिया नहीं था, हमें पता है तो हम इससे निकाल ले रहे हैं। और टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा नॉर्मल के, आपको ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। जैसे सर्कल ही ले ले या इलिप्स ही ले लो, कभी भी एक सर्कल टेंजेंट बन रहा है, यहाँ मान लो ये हमारा टेंजेंट का पॉइंट है और ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ किया आपने, तो ये जब भी बनेगा दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री एंगल, और ये हमारा परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको आप टेंजेंट बोल रहे हो। तो टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और किसी एक का इक्वेशन आपको पता है तो दूसरे का मिल जाएगा बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर होता है उससे। अब देखो नाउ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ये भी आपको पहले से पता करने वाला कंडीशन है। परपेंडिकुलर और टेंजेंट का जो रिलेशन होगा वो 1 बाई दिस टर्म। अब ये टर्म आपको परपेंडिकुलर और टेंजेंट वाला रिलेशन ये याद है पहले से कुछ या नहीं, ये तो लिस्ट एक जगह लिख लो, कुछ कुछ परपेंडिकुलर, टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन, ये सब का रिलेशन एक जगह कर लीजिए, क्योंकि ये आपको दो जगह मिलेगा। एक टेंजेंट वाले में जो आप चैप्टर शुरू में पढ़े थे dy बाई dx में पढ़े थे ना, एसिम्प्टोट हमने पढ़ा है, एसिम्प्टोट के पहले टेंजेंट्स पढ़ रहे थे, उसके बाद कर्वेचर पढ़ रहे हैं, ऐसा है। टेंजेंट्स में बहुत सारा क्वेश्चन मिला था वेरिएशन, जिसमें आपको पहले से सर्किल का कुछ ग्राफ पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का कोई टर्म पता होना चाहिए, उसी तरह से उसका यूज होने वाला है। तो सर्किल का, टेंजेंट का, स्ट्रेट लाइन का जो भी टर्म्स है, और कंडीशन ऑफ नॉर्मल और परपेंडिकुलर, ये वाला टर्म एक जगह कहीं लिख के रख लो। अब देखो सेंट्रल परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट बोल रहा है,
ये P है। सेंट्रल परपेंडिकुलर और टेंजेंट मीन्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर और नॉर्मल के बीच के जो पॉइंट है, डिस्टेंस है वो। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा होता है, कभी भी किसी पॉइंट और किसी इक्वेशन का डिस्टेंस निकालना हो तो वो होता है टर्म आपका P इज इक्वल टू, एक डिफाइन किया जाता है स्ट्रेट लाइन के टर्म में। वो टर्म आप डिफाइन करके निकाल रहे हो तो ये P का वैल्यू मिला, और ये P के वैल्यू को आपको रो का वैल्यू ऑलरेडी पता है, P का वैल्यू रखो यहाँ पे, जो रिलेशन है वो प्रूफ हो जाएगा। यही चीज यहाँ किया हुआ है। P स्क्वायर का वैल्यू, P का वैल्यू मिला, P स्क्वायर का वैल्यू ले लिए, P स्क्वायर का वैल्यू बाकी सारा टर्म कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट आएगा। मतलब रो ऑलरेडी निकला हुआ है, P स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमें ये प्रूफ वाले क्वेश्चन में रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन में रहेगा तभी ये रहेगा, ठीक है। आप इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना सकते हो, देखो तो। या फिर एक काम करिए, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए किसी इक्वेशन का, चलो ज्यादा अच्छा है। एक्स स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ठीक है। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, सॉरी कर्वेचर निकालना है एट पॉइंट 44। करके देखो तो क्या आता है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में निकालोगे, सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा। बताओ तो क्या आ रहा है, करके देखो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक बार हो जाएगा तो फिर सब उड़ने लगेगा। बताइए क्या होगा, ये बन सकता है ना? ये बन जाएगा, हाँ या ना बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस No, ma'am. नहीं, मैंने उसके रेफरेंस में कुछ बताया है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 2020 का भेजा है, लास्ट ईयर का, ठीक है। देखिए मैं बता भी दे रही हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सैम्पल्स नहीं है प्रीवियस ईयर के, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अलग है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो तो, देख लो क्या टर्म्स है। क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लीजिए, उसके रेफरेंस में थोड़ा आपको भी समझ में आएगा, क्लैरिटी पता चलती चली जाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ जो क्वेश्चन है वो तो ऑब्जेक्टिव है, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? स्क्रीन विजिबल है? No, ma'am. मैम देखो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, मैथमेटिक्स का, ठीक है। देखिए फर्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, तो ये तो खैर अभी हमने पढ़ा नहीं है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, वो हमने पढ़ा नहीं है। ये बताओ, ये कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल एक्स, है ना?
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पढ़ा है ना हमने ऐसा? पार्शियल 1 में इसका आंसर 1 होगा। 1 होगा। यस मैम। और कोई बता सकते हो 1 होगा या नहीं होगा? श्योर है कोई और? 1 ही होगा मैम। होगा ना? बीच हम इंटू 1 है ही ना होगा। मैम, 1 है मैम। हाँ, बीच में इंटू है ना मैम। इनटू ही है, हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, तो ये हमने मिनिमम मैक्सिमा अभी नहीं पढ़ा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको नहीं बोलने वाली हूँ। ये जो इक्वेशन है ये जो भी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो ये भी अभी छोड़ दो। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल है। 6 7 ये उस पर बेस्ड है, छोड़ दो ये भी फिलहाल। द वैल्यू ऑफ दी, हाँ कर्ल ग्रेडियंट नहीं अभी पढ़ा है, चलो छोड़ो, जो पोर्शन पढ़े उससे क्वेश्चन देखना है। सेकंड आपका टर्म है डीपी बाई, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन और देखो डिफरेंशिएशन से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी उसी का है। ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। देखो ये वाला फंक्शन, ये शायद आपने पढ़ा होगा, ये भी नहीं है। अब चलो यहाँ देख लीजिए, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखेंगे ऑब्जेक्टिव में कब कौन सा पार्ट क्या आएगा नहीं पता। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, सेक्शन 1। देखो इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला सेक्शन ए का क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, यस मैम। सॉल्व किया हुआ यस है। मैम। तो आप देख लीजिए स्टैंडर्ड जो है हम लोग मोर और लेस उसी को कवर कर रहे हैं। दूसरा देखिए एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना कर्व का, ये भी हमने सीखा है, इस तरह का कर्व सॉल्व करना, हाईएस्ट डिग्री सेकंड हाईएस्ट डिग्री, एम से रिप्लेस करना वाई को, एक्स का वैल्यू 1 डाल के एसिम्प्टोट निकालना भी सीखे थे, ये भी बन जाएगा, बताओ हाँ या ना? एसिम्प्टोट निकालना पढ़े थे ना? Am I audible? यस मैम। तो ये एसिम्प्टोट बन जाएगा, हाँ या ना? कंफर्म करके बोलो। एसिम्प्टोट हमने इस तरह का कितना सारा कर्व में हम लोग x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m से रिप्लेस करके सॉल्व किए थे, यस मैम। एसिम्प्टोट भी हमने यस मैम हो जाएगा। अब देखो थर्ड है इंटीग्रेशन पे बेस्ड, इस पे क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन अभी हम छोड़ देते हैं, ये भी इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये भी डिफरेंशियल है, जो पोर्शन पढ़े हो बस उसका देखो क्वेश्चन कवर हो रहा है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। सो सेक्शन ए का आपका जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल वाला वो बन जाएगा। सेक्शन सी और डी तो फिलहाल अभी हम पढ़े नहीं है। सेक्शन सी में आपका ये है क्या बोलते हैं मैकेनिक्स वाला पोर्शन, तो मैकेनिक्स अभी छोड़ दो। नेक्स्ट आपका देखो ये क्वेश्चन थर्ड, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है एफ जेड कंडीशनल, ये डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया हुआ है, देखना जाके। z इज इक्वल टू एफ वाई बाई जेड, ये डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड था, जिसमें आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y और z को अलग अलग रिस्पेक्ट में, फिर सॉल्व करके निकालेंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी बन गया, 3 है ये। 4 में आ जाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। देखो अभी जस्ट मैं आपको जो बता रही हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी का पोर्शन है, दिख रहा है, साइज थोड़ा स्मॉल हो जा रहा है, बट ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कब निकालना है? पोलर फॉर्म में, आर एन, याद है हम लोगों ने एसिम्प्टोट निकालना सीखा था इस फॉर्म में, आर थीटा के फॉर्म में, उसी फॉर्म में कर्वेचर निकालना है, ठीक है? तो कर्वेचर से भी क्वेश्चन है, एसिम्प्टोट से भी क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन है, और डिफरेंशियल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ दिमाग में रख लेना, इसलिए हर पोर्शन को थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ना है आपको। सेकेंड में आ जाओ,
सेक्शन ए का ही ये क्वेश्चन है और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 था, 3 था, 4 है। 4 में इंटीग्रेशन है बट इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा। 6 में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या मिल रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन का पोर्शन ज्यादा दिख रहा है। यस मैम। सो इसलिए डिफरेंशियल, अब देखो डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। और जो पोर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं कर्वेचर और इसके बाद एक मैक्सिमा मिनिमा, इन दोनों टॉपिक के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाता है। जितना क्वेश्चन है मैंने मोर और लेस आपको वो भी, अब आपको अपने लेवल पे भी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा प्रिपेयर करके मुझे बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कर्वेचर, एसिम्प्टोट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेविनीज थ्योरम भी पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं हो उससे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इस पे लेविनीज थ्योरम कहीं ना कहीं अप्लाइड है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए जो भी क्वेश्चन, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं उस सेक्शन से रिलेटेड सब टॉपिक वाइज लिख लो। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ जरूरी है। ठीक है, तो कर्वेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग को इसका पोलर फॉर्म देखना है। ये पोलर फॉर्म करके और कुछ इस पे और बेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या कहा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्किल ऑफ कर्वेचर, ये इतना पढ़ना है हमें इस पोर्शन में। उतना पढ़ लेंगे, फिर हमें मैक्सिमा मिनिमा देखना है और मैक्सिमा मिनिमा के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। तो इसीलिए अब ये सब कुछ इतना मेरा बताने का मतलब इतना था कि आपको इससे इतना कुछ कवर करना है। आप खुद भी अपने लेवल पे करके देखिए और अगर प्रॉब्लम कहीं हो रही है तो पूछिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उससे आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा समझ आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं देना है। ठीक है, यस मैम। देखो पाराबोला, अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था उस पर कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, चलो ये बताओ पहले आप। वैल्यू पुट करने का ऑप्शन है। मैम बता दीजिए, नहीं बना। नहीं बन रहा है। यस मैम। पाराबोला पे मैंने क्वेश्चन बताया था ना, एग्जैक्टली पाराबोला क्वेश्चन। जीरो आ रहा है। देखो चलो इस चीज को हम हटा दें, अगर मान लीजिए सेम टर्म नहीं रखें, इक्वेशन जनरल फॉर्म बता दे रहा है, उस पर वैल्यू पुट करते जाओगे आंसर आ जाएगा। मान लो इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो पाराबोला का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये पाराबोला का जनरल इक्वेशन है, सबको पता है। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है और किसी पॉइंट एक्स वाई, कोई मेंशन पॉइंट नहीं है, आपको मेंशन किया हुआ था मैथमेटिकल वैल्यू रखना था, एक्स वाई है। अब हमें इसका क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। कैसे निकालेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ तो। हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहले तो हमें y निकालना होगा बिकॉज हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। सो अंडर रूट 4ax हो जाएगा। बताओ कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? y नो मैम। y बिकॉज dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, y स्क्वायर का काम ही नहीं है। अब अगर ये करेंगे तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 4 को 2 को बाहर ले लो, रूट a रूट x ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत मैम नहीं है। फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना, हाँ फंक्शन का ना। हाँ, इस फंक्शन का सिंपली y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, t के फॉर्म में थोड़ी है कि हमें उतना सॉल्व करना है। ओके। अब यहाँ dy बाई डी एक्स निकालोगे, जब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को। 2a इज अ कांस्टेंट, 2 रूट a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। रूट x का डिफरेंशिएशन कोई मुझे बता दे क्या होता है, 1/2 रूट x।
यस यही होगा। सो टू कैंसिल, जो वैल्यू आया दैट इज व्हाट, √a/√x। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। नेक्स्ट स्टेप। रूप में किए भी तो कर सकते हैं ना, हाँ रूप में चेंज किए। नहीं आवाज समझ आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोले। ये से वाई स्क्वायर उसको रूट में चेंज कर दिया ना। हाँ कर दिए, क्योंकि हमें वाई कर इसको चाहिए नहीं। अब ना चाहे रूट में चेंज किए तो वैसे उसको भी छोड़ करोगे, सकते हैं। वैसे भी कर लोगे। उसमें वाई स्क्वायर, उसमें 2y dx अलग आ रहा है। हाँ अलग कैसे आएगा, एक ही आना चाहिए ना। 2ay आ रहा है। 2ay लिखेंगे, dy/dx तो फिर लिखोगे ना यहाँ पे दोबारा से, उधर भी डिफ्रेंशिएट करोगे, सेम ही आएगा। अच्छा करके देखते हैं, वो भी करके देख लेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, dy/dx इतना आ गया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालोगे दैट इज d²y/dx², दैट इज इक्वल टू, यहाँ ये टर्म है तो √a तो आपको पता है कांस्टेंट है, रहने दो बाहर। √1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√x का मतलब है x का पावर -1/2, यही मतलब है ना। अब हमें इसको सिर्फ अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ब्रैकेट में लिख देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस टर्म, अब ये देखो यहाँ √a, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -1/2 मल्टीप्लाई हो गया x टू द पावर -1/2 -1, यही होगा ना डिफरेंशिएशन। बताइए। दैट इज इक्वल टू √a मल्टीप्लाइड में है हमारे पास, और ये सारा टर्म ये जो आ रहा है इसका पावर -1/2, तो -1/2 चाहो तो हम यहाँ लिख दें माइनस, ये टर्म यहाँ आ जाएगा, x टू द पावर -1/2 क्या हो जाएगा, x टू द पावर, डिवीजन में कर दे, x टू द पावर 1√3/2। बताओ क्या होता है, x का पावर अगर -½ है तो डिफरेंशिएशन, ये भी नहीं पता। चलिए बताइए जल्दी, क्वेश्चन आप ही को दिया गया था बनाने के लिए। हम 1/2 और x का पावर 3/2। 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, पावर 3/2, ठीक है, यही लिख सकते हैं। या फिर आप अगर ऊपर लिखते हैं तो x टू द पावर -3/2 लिखिए, यही करेंगे ना, तो x टू द पावर 3/2। अब ये टर्म हमें मिल गया है, ये टर्म हमें मिला हुआ है, तो हम इसको ρ फॉर्मूला पे पुट नहीं कर सकते, जो आएगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। निकाल के बताओ क्या आ रहा है जल्दी, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है ना। मैम हाँ बस अप्लाई करके बताइए जल्दी से, सबको आता है, कोई ये मत सोचो नहीं आता, सबको आता है, सब बनाए हो। मैम इसको वाई स्क्वायर है, जिसको हम सिर्फ वहीं पर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। y स्क्वायर स्क्वायर, इक्वल टू 4x है, हाँ 2y इंटू y1 हो हाँ जाएगा वैसे वैसे भी कर सकते हैं, आंसर अलग इक्वल टू 4a। सेम ही आना चाहिए। हाँ 2y इंटू dy/dx भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन भी, तो वही y1 इसको इसमें उसको हाँ y1 तो मानते हैं y1 हर ठीक है, हाँ डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वैसे भी तो निकाल। 4 उधर 4a हो जाएगा, x हम्म, x है x का तो 1, फिर हाँ y1 निकाल देंगे तो 2ay हो जाएगा। 2ay आ रहा है, और 2 से 4 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा ऊपर में a है, इधर y चल जाएगा में तो डिवीजन में चल जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2a बटा y आ रहा अच्छा है। इस तरीके से
ऐसे भी हम लोग तो चेंज कर लेंगे, तो ये भी तो आराम से हो ही सकता है ना, ऐसे भी कर लो, क्या दिक्कत है। देखो करके बताओ, जल्दी से रिजल्ट बताओ, रो क्या आ रहा है मुझे, जो भी आ रहा है रो का वैल्यू। आया कुछ आंसर? सारा वैल्यू पुट करना है बस, क्या कर रहे हो तुम लोग इतना स्लो मोशन में, बताओ। आंसर आया 2 into x 2x plus a, होल पावर 3/2 एक मिनट, बटा में रूट a 2 into x plus a, ठीक है, और 3/2 का आंसर डिवाइडेड x बाय, प्लस a का डिवाइडेड प्लस बाय a में से रूट a 2a रूट रूट a, ओके। और में x प्लस a है ना मैम, 3/2 रूट a अच्छा, x प्लस a का पावर 3 बाई रूट a 3/2, ठीक है, यही है ना। चलो मान लिया एक क्वेश्चन है। अब इसमें x का वैल्यू आपको क्या करना था, जो क्वेश्चन के हिसाब से चलो, तो वाई स्क्वायर, क्वेश्चन में देखो लिखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, और आपके पास पॉइंट दिया हुआ था 4 4, तो ये जो 8x है उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हो, 4ax से, तो यहाँ a का वैल्यू क्या मिल गया, 2 है, x के कोएफिशिएंट को x से कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर से 4a इज इक्वल टू 8, तो 4a इज इक्वल टू 8 है, तो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 2, और ये पॉइंट आपको 4 4 मिल गया, तो ये वैल्यू 4 डाल लो यहाँ पे, a का वैल्यू 2 डाल लो, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज द आंसर। वो आपका कर्वेचर एट दैट पॉइंट मिल जाएगा, कब, जब आपको पॉइंट और फॉर्मूला दिया हो तब। और ऐसे क्या निकाले, ये जनरल फॉर्म था वो, ठीक है, क्लियर है ये। यहाँ पे क्वेश्चन में ना x क्या है, वो x का वैल्यू पुट करना है आपको, a का वैल्यू पुट करना है, बस यही ना रिप्लेस करोगे, बाकी सारा टर्म 2 तो कांस्टेंट है, 3/2 तो वही रहेगा, x का वैल्यू रखो 4, a का वैल्यू 2, 4 + 2 6 का पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू √2, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर दो, आ गया आंसर, ठीक है, दैट इज द कर्वेचर एट दैट पॉइंट। समझ गए या नहीं? yes मैम
चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में पढ़ा जाता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा है सर्किल ऑफ कर्वेचर। वो आज बता दें या फिर इस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस बनाने दें? मैम इसी में बताइए ना। इसी पे यस। एक मिनट रुक जाओ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो, अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बनाइए तो। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट दिस, ये पॉइंट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म वाला बता रहे थे वैसे ही बनाओगे, बनेगा, बन जाएगा। और विद इन 3 to 4 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा, कितना भी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तब। और अगर कम कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो 2 मिनट में आ जाएगा आंसर। देखो तो क्या है, यहाँ पे आपको टी की जगह क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है ना, तो आपको dx/d थीटा निकालना होगा। यहाँ देखो थीटा निकल रहा है तो थीटा निकालना होगा, dx/d थीटा। अगर सैंपल यहाँ निकाल भी दिया है, वैसे ही सॉल्व करके dy/dx और उसका रो का जो वैल्यू है उस पर पुट करो इक्वेशन पे, आंसर आ जाएगा। बताओ तो क्या आ रहा है? बन जाएगा श्योर है या नहीं, ये पहले बताइए मुझे, बन जाएगा ना? आ रहा है ना? बन जाएगा, ये श्योर रहो, तभी बनेगा। ये सोचिएगा हमसे नहीं बनने वाला है तो सच में नहीं बनने वाला है। पहले ही सोच लीजिए बनेगा क्यों नहीं। मैथमेटिक्स हमसे ज्यादा थोड़ी सोच सकता है, जब हमसे ज्यादा नहीं सोच सकता तो हम ज्यादा सोच सकते हैं, जब हम ज्यादा सोच सकते हैं तो हमसे बनना ही है, नहीं क्यों बनेगा। ये बात अलग है कि कभी कभी मैथमेटिक्स ज्यादा सोच लेता है, बट फिर भी हम ज्यादा सोच सकते हैं, यही सोच के रखिए। नेक्स्ट 1 से 2 क्लास में कर्वेचर वाला जितना भी टॉपिक होगा ना वो हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा शुरू करेंगे। इसलिए आपको अब अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो अभी से बाद वाले में, सॉरी पहले वाले जितने भी टॉपिक पढ़े हो, तो वो नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो उसके जस्ट बाद वाले में खत्म कर लो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा करके हम लोग जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे। एक ही टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आने वाला है। पढ़ना तो हमें सारा टॉपिक पड़ेगा ना।
बन गया, क्या आंसर है? मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ रहा है? रो इज इक्वल टू a plus a cos theta का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin cos theta का होल 3/2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos theta प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos theta sin theta। ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर आ गया। और किसी का बना है? चलो देखते हैं। ये तो हमें पता है dx बाई डी थीटा निकालना है, ये टर्म सिंपली सारा वैल्यू पुट कर देना है, जो टर्म आएगा वो आंसर 4a। अच्छा, उतना लॉन्ग टर्म आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर लो ना ऐसे। सिंपलीफाई नहीं किया है। हाँ, कॉस के फॉर्म में कॉस 2 कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। 1 + 1 2 + 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 + cos थीटा हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना। ये प्रकृति सबसे लास्ट में क्यों एंटर करती है ये लड़की? नहीं, अंत से मिलेगा। चलो लास्ट में, आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले एंटर करना होता है। मैम थोड़ा ऊपर कीजिएगा स्लाइड में। बोलिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला पे पुट करो, सिंप्लीफाई कर दो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा दैट इज द आंसर। अब यहाँ पे ये जब देखो, ये तो क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दे दिया है, कर्वेचर निकाल देना है, ठीक है। अब इसमें मान लो इसमें थीटा का वैल्यू कुछ स्पेसिफाइड, तब थीटा का वैल्यू जब स्पेसिफाइड दे देगा ना, तो थीटा का वैल्यू 0 1 कुछ भी दे दिया, तो उस केस में आपका वैल्यू जो आएगा वो सॉल्व करके वो पॉइंट बताएंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल में थीटा 0 दे दिया, 0 का cos 0 का वैल्यू आपको पता है 1, दैट इज इक्वल टू 4a इज द आंसर। अगर थीटा का वैल्यू मान लो 1 हो जाता, थीटा का वैल्यू, तो अगर थीटा 90 डिग्री होता तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता, तो ये पूरा 0 हो जाता, cos 90 जीरो हो जाता, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता, तो वहां पे कर्वेचर 0, मतलब देयर इज नो कर्व, वो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से वो बन जाएगा पर्टिकुलर केस अगर दिया हुआ है तो। नहीं तो सिंपली थीटा दिया हुआ है, थीटा के टर्म में इंफॉर्मेशन है तो सिंपली थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व है ना, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व नहीं होता तो क्या होता, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता, और पॉइंट होता तो वो थीटा का कोई वैल्यू दिया रहता। मतलब ये कुछ ऐसा रहता है जिसका मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया भी है आप लोगों को। पूरा कर्व है ना, इस कर्व पे एक एंगल दे दिया यहाँ, अब इस पे ये एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, तो इससे के अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू बदलता चला गया। अब इस पे पॉइंट पे जो बनेगा, यहाँ थीटा का वैल्यू कुछ और है, यहाँ थीटा का वैल्यू कुछ और है, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनने वाला है उसके अकॉर्डिंग उसका मिलेगा कर्वेचर। यहाँ कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्किल ऑफ कर्वेचर करते हैं, और कुछ पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर किया है। नो मैम। कर देती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस जितना हो सके कर लो। जो टॉपिक कवर करते चले जा रहे हो उसका प्रैक्टिस करके खत्म करो, अपना एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे मत सोचो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आएगा नहीं, एग्जाम जब तक कोरोना वाला केस चल रहा है तब तक टला हुआ है, दूर कहीं पड़ा दिख रहा है, बट एक बार जब एग्जाम होना शुरू हो जाएगा तो सबका सीक्वेंशली होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन थोड़ा शुरू करिए, प्रैक्टिस शुरू करिए, प्रिपरेशन तो प्रैक्टिस होते होते अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर।